हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कथाकार। यहाँ मैं आपके लिए कुछ प्रसिद्ध लेखकों के उपन्यास प्रस्तुत करूँगी। फ़िलहाल हम सुन रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक की उपन्यास वन वे स्ट्रीट। अगर आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। आपके मनपसंद उपन्यास के नाम कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। धन्यवाद। मुझे होश आया। बड़ी कठिनाई से मैं समझ पाया कि मैं अगले वाहन की अगली पिछली दोनों सीटों के बीच फर्श पर पड़ा था। मेरी आंखों के सामने ऐसा अंधेरा था कि उन्हें खोलने या बंद रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर वो वाहन इंजन की आवाज़ से जो कि कार ही मालूम होता था, रुका। पिछला दरवाज़ा खुला। मैंने आंखें भींच ली और यही जाहिर किया कि तब मैं बेहोश था। किसी ने मुझे घसीट कर कार से बाहर निकाला। उसने मुझे अपने कंधे पर लाद लिया और आगे बढ़ा। सावधानी से मैंने एक आंख खोली तो पाया कि उस शख्स की बगल में एक दूसरा शख्स भी चल रहा था। ज़रूर वो वही दोनों मवाली थे जो नोरा ने बुलाए थे और जिन्होंने मुझे रुई की तरह धुना था। मैंने दोनों आंखें खोलकर दाएं बाएं झांका तो तत्काल मैंने उस जगह को पहचाना। हम वज़ीराबाद के जमुना ब्रिज पर थे। वो दोनों एकाएक रुके। जो मुझे उठाए था उसने मुझे अपने कंधे पर से उतारकर पुल की रेलिंग पर टांग दिया। रिवॉल्वर निकाल, वो दबे स्वर में बोला। उनके इरादे भांपते मुझे देर न लगी। ज़रूर वो मुझे शूट करके पुल पर से मेरी लाश दरिया में फेंक देना चाहते थे। फ़ौरन कुछ करना ज़रूरी था। उस घड़ी क्या कर सकता था मैं एक ही काम कर सकता था, जो कि मैंने किया। मैंने खुद ही अपने आप को पुल पर से नीचे दरिया में गिरा दिया। पीछे किसी ने ज़ोर से सिसकरी भरी। मैं पानी से जाकर टकराया और उसमें हाथ पाँव मारने लगा। एक फायर हुआ। मेरे करीब से पानी जोर से फव्वारे की तरह उछला। मैं तेज़ी से जिधर सिंह संभाए उधर तैरने लगा। उन दोनों में से कोई मेरे पीछे छलांग लगा देता, इस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो पुल से उतर कर दरिया के किनारे पहुंच सकते थे और घात लगाए इंतज़ार कर सकते थे कि मैं पानी में कहाँ था या मैं कहाँ से किनारे का रुख करता था। भगवान से बार बार प्रार्थना करता कि उन्हें ऐसा करना न सूझता। मैं पूरी शक्ति से अपने सामने तैरता रहा। जैकेट पतलून पहने तैरना भी कौन सा आसान काम था। फिर मुझे सूझा कि किनारे से घात लगाने की क्या ज़रूरत थी। वो किश्ती लेकर दरिया में उतर सकते थे। वज़ीराबाद के पुल के नीचे छोटी किश्तियाँ आम उपलब्ध होती थी और बड़े इत्मीनान से मेरे सिर पर पहुंच सकते थे। मैं और भी घबरा गया और तेज़ी से पानी में हाथ पांव मारने लगा। जब और तैर पाना मुझे असंभव लगने लगा तो मजबूरन मैंने किनारे का रुख किया। अब पता नहीं उन्होंने क्या किया या क्या नहीं, लेकिन न तो दोबारा कोई गोली चली और न ही मेरे किनारे तक पहुंचने में कोई विघ्न आया। किनारे पहुंचकर लड़खड़ाती चाल से मैं उधर बढ़ा जिधर रिहाइश की आबादी की चुगली करती रोशनियां दिखाई दे रही थी। उस घड़ी वो गुंडे मेरे सिर पर पहुंच जाते तो वो चुटकी से मच्छर मसलने जैसी सहूलियत से मेरा काम तमाम कर सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। मैं निर्विघ्न एक कोठी के पिछवाड़े की चार दीवारी तक पहुंच गया। कोठी में सन्नाटा था, इसीलिए मैं हिम्मत करके उधर की दीवार पर चढ़ गया और भीतर कंपाउंड में कूद गया। कितनी ही देर मैं जहाँ कूदा वहीं गिरा पड़ा रहा और हाँफता हुआ अपने फट पड़ने के आमादा फेफड़ों पर काबू पाने का प्रयत्न करता रहा। अब उस कोठी के मालिकान मेरी कोई भी गत बनाते, कम से कम मैं उन गुंडों से सेफ था। बदकिस्मती से अगर उन्होंने मुझे दीवार फांदते ही नहीं देख लिया था तो अब उन्हें सात जन्म खबर नहीं लग सकती कि मैं कहाँ था। आपके खादिम की यह भी एक ट्रेजेडी थी। जो कुछ हो रहा था किसी पेइंग क्लाइंट की खातिर नहीं हो रहा था, जिससे कि मैं अपनी उन तमाम दुश्वारियों की कोई मोटी उर्जत या जुर्माना चार्ज कर पाता था। कितनी ही देर कांपता ठिठुरता मैं जहाँ गिरा था वही मुंह के बल पड़ा रहा। फिर आखिरकार मैं हिम्मत कर कर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अब मेरा इरादा उस कोठी वालों से मदद मांगने का था। मदद करने की जगह वो मुझे पुलिस के हवाले भी कर देते
तो ये बात मुझे माफिक आने वाली थी। मन मन के कदम रखता, लड़खड़ाता, गिरता पड़ता मैं कंपाउंड के आगे बढ़ा। मैं पिछले बरामदे के करीब पहुंचा तो एकाएक पिछवाड़े की एक बत्ती चली। उसका स्विच ज़रूर कहीं कोठी के भीतर था और वहाँ रोशनी छा गई। कौन है? कोई तीखे स्वर में बोला। मैं। उससे आगे मैं कुछ न बोल पाया। मुझे एकाएक जोर का चक्कर आया और मैं औंधे मुंह बरामदे में जाकर गिरा। मैं फिर चंद घंटों में तीसरी बार बेहोशी के आगोश में था। उस बार मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक विशाल पलंग पर लेटे पाया। मैंने उचक कर चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो पाया कि मैं एक आलीशान बेडरूम में था, जिसकी एक खिड़की पर पड़े झीन पर्दे के पीछे से बाहर भोर का उजाला फैला होने का आभास मिल रहा था। मैंने उठकर सीधा होने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे जिस्म पर अंडरवेयर के अलावा कोई और कपड़ा नहीं था। फिर मेरी निगाह वार्डरोब के हैंडल के एक साथ लटके एक हैंगर पर पड़ी। मैंने राहत की सांस ली। मेरी पिछली रात की पोशाक, जीन, पुलोवर, जैकेट वहाँ मौजूद थे। जैसे सूखे वो दिख रहे थे, उससे लगता था कि किसी ने उन्हें सुखाने में खासी मेहनत की थी। वहीं फर्श पर मेरे जूतों का जोड़ा भी पड़ा था और वो भी सूखा मालूम पड़ रहा था। मैंने उठकर कपड़े जूते अपने काबू में किए और अटैच्ड बाथरूम में दाखिल हुआ। 10 मिनट बाद जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो बेडरूम के प्रवेश द्वार के करीब मुझे एक युवती खड़ी दिखाई दी। युवती पर मेरी निगाह क्षण भर भी न टिक पाई, क्योंकि उसके पहलू में रजनी खड़ी थी। सरप्राइज सरप्राइज, वो मुस्कुराती हुई बोली। मैं हक्का बक्का सा उसका मुंह देखने लगा। बॉस जाग गए, वो नाटकीय स्वर में बोली। कायनात स्टार्ट की जाए। तू यहाँ? ऐसे इत्तेफाक फिल्मों में ही होते हैं। फिल्मों से बाहर कहीं होते हैं तो प्राइवेट डिटेक्टिव सुधीर कोहली दी ओनली वन के साथ ही होते हैं। समझ लीजिए कि आपके फेमस लक को अब कुल जमा 8 चांद लग गए हैं। 8? 4 तो पहले से ही लगे हुए हैं। तू यहाँ कैसे? बोला ना, इत्तेफाक से। लेकिन ये कौन है? ये वैशाली है, जो कि एक तरह से मेरी रिश्तेदार है। एक तरह से? हाँ, एक तरह से किसी का क्या मतलब? वो क्या है कि इसके पहले हस्बैंड की कज़िन और मेरे दूसरे कज़िन की पहली बीवी की मौसी की जिन 2 भाइयों से शादी हुई थी, वो मेरी माँ के चाचा के भांजे थे। इसका नाना और मेरी दादी आपस में दूर के रिश्ते के कज़िन थे और इसकी सौतेली माँ ने मेरी चचेरी बहन के पति के सौतेले बाप से तब शादी की थी जबकि उसके बाप की और मेरी चचेरी बहन की माँ की मौत हो गई थी। इसके भाई ने और मेरी चचेरी बहन के भाई ने जिन 2 जुड़वा बहनों से शादी की थी, उसकी माँ के ममेरे भाई की पहली बीवी थी। इस लिहाज से हम दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार ही तो हुए। मैं भौचक्का सा उसका मुंह देखने लगा। ये मजाक कर रही है, वैशाली भी हंसती हुई बोली। बहुत अच्छा कर रही है। पौ फटने से पहले का वक्त मजाक के लिए बेहतरीन वक्त होता है। मैं खुद 5 बजे का अलार्म लगा कर सोता हूँ ताकि मजाक करने का ये सुनहरा वक्त मेरे हाथ से ना निकल जाए। आज तो बिना अलार्म लगा के ही जाग गए, सर, रजनी बोली। अब बोल तू यहाँ कैसे? पहले आप अपनी दास्ताने दिल हयात सुनाइए। जैसा मुंह सर फटा हुआ दिख रहा है, उस लिहाज से कॉमेडी तो आउट है, लिहाजा कोई ट्रेजेडी ही सुनने को मिलेगी। अब बताइए क्या हुआ था? एक केस पर काम कर रहा था, जान परा बनी थी। ओह वैशाली, मैं तुझे बताना भूल गई थी, मेरे सर प्राइवेट डिटेक्टिव है। वैशाली ने सहमति से सिर हिलाया। कैसे आप बनी जान पर? क्या हुआ था? मैंने बताया। ओह, फिर तो यूँ समझिए कि नया जन्म हुआ है आपका। हाँ, 8वां या 9वां? क्या? नया जन्म? ऐसी कोई पहली बार तो बीती नहीं है आप पर। मैं खामोश रहा। वैसे जो कहा है सच तो कहा है ना आपने? क्या मतलब?
किसी शादीशुदा बहन जी के पहलू में तो नहीं थे, जबकि ऊपर से उसका पति आ गया हो और आपको जमुना के रास्ते जान बचाकर भागना पड़ा हो? ओह शट अप। यस सर। किसी कोठी में कैसे घुसे थे? वैशाली बोली। कोई वजह नहीं। मैं संजीदगी से बोला। पनाह मांगता फिर रहा था, यही कोठी सामने पड़ी। ओह, लेकिन ये मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ मेरा सामना अपनी सेक्रेटरी की कज़न से होगा और वो खुद भी यहाँ मौजूद होगी। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। आप यहाँ रहती है? रहती हूँ, लेकिन कोठी मेरी नहीं है। ऐसी औकात अभी हमारे कुनबे में किसी की नहीं बनी। तो ये कोठी दासानी साहब की है, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं यही हाउसकीपर हूँ। आजकल साहब सपरिवार मुंबई गए हैं और इसीलिए पीछे कोठी की रखवाली और देखभाल मेरे हवाले है। ओह, ऐसा इत्तेफाक पहली बार हुआ है, रजनी बोली, कि इतनी बड़ी कोठी में इसे यहाँ अकेले रहना पड़ा हो। इसलिए रात को इसके पास रहने के लिए मैं आ गई थी और इलाके की बेशुमार कोठियों के पनाह पाने के लिए मुझे अपने सामने वो कोठी दिखाई दी कि जिसमें तू मौजूद थी। इसी को तो कहते हैं महा इत्तेफाक, जो कि आप जैसे महान सर के साथ ही हो सकता है। उस घड़ी मुझे उस टैक्सी ड्राइवर की कहानी याद आई थी, जो कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से ऑपरेट करता था। एक रोज़ उसने एयरपोर्ट से एक ऐसी सवारी उठाई जिसने उसे राजेंद्र नगर चलने के लिए कहा। वहाँ पहुंचकर सवारी ने उसे 8 नंबर ब्लॉक के 52 नंबर मकान तक चलने के लिए कहा, जो कि खुद टैक्सी ड्राइवर का घर का पता था। उसकी सवारी उसके घर में दाखिल हो गई तो उसे पता चला कि वो कमीना उसकी बीवी का यार था। मुझे इस बात पर हैरानी नहीं है, बाद में वो अपने दोस्तों से बोला, कि वो कमीना मेरी बीवी का यार था। हैरानी की बात यह है कि शहर में 40,000 टैक्सियाँ हैं और वो मेरी टैक्सी में सवार हुआ। लगभग वैसा ही इत्तेफाक मेरे साथ हुआ था। ये दासानी साहब, मैं खामखा पूछा, सिंधी है? हाँ, वैशाली बोली। बिजनेस क्या है उनका? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं? कई आइटमें। मेन धंधा दासानी साहब का यही है। वैसे कुछ और भी धंधों में पार्टनर है वो कौन से धंधे हुए? एक तो रोड ट्रांसपोर्ट का ही धंधा है, दूसरा गाज़ियाबाद में पेपर मिल है। काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हुए फिर तो। हाँ, बाय द वे, ये कोठी कहाँ है? हेडगोर मार्ग पर। आई सी। अब आप वापस पलंग पर बिराजिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। मैं घर जाना चाहता हूँ। ज़रूर, चाय पी के जाइए, फुर्ती से जाइएगी। ठीक है। वैशाली वहाँ से चली गई। मैंने फिर रजनी की तरफ देखा। वो होठ दबाकर हंसी। कमाल है, मैं गर्दन हिलाता हुआ बोला। बल्कि करिश्मा है। हो चुका ना। तू सृष्टि की आखिरी प्राणी है जिसकी मैं यहाँ होने की कल्पना कर सकता था। अब लिफाफेबाजी छोड़िए और खैर मनाइए कि जान बच गई। आपकी कनपट्टी की चोट गंभीर है। घर का रुख करने के पहले किसी डॉक्टर की शरण में पहुंचिए। अच्छी बात है। और कुछ दिन आराम फरमाइएगा। ये नहीं हो सकता रजनी। जो कुछ मैं कर रहा हूँ किसी फीस कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मिस्टर पांडे की वजह से कर रहे हैं? हाँ। जब तक मैं पांडे के कातिल का पता नहीं लगा लूँगा, चैन से नहीं बैठूँगा। जैसी हालत में आप हैं, चैन से तो वैसे भी नहीं बैठ पाएंगे सर। उसके स्वर में चिंता का पुट आया। दुरुस्त होंगे, फिजिकली फिट होंगे, तभी तो कुछ कर पाएंगे ना। मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक ना सही, लेकिन ठीक हूँ। फिर भी तेरी राय पर अमल करते हुए पहले डॉक्टर के पास ही जाऊँगा। यस, दैट्स लाइक ए गुड बॉय। फिर वो अपनी बात पर खुद ही शर्माई। तभी चाय के ट्रे के साथ वैशाली वहाँ पहुँची। दोपहर से ज़रा ही पहले मैं सोकर उठा। घड़ी पर निगाह पड़ते ही मेरे छक्के छूट गए। कम से कम उस रोज़ इतनी देर तक सोया रहना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। 10 मिनट में मैं नित्यक्रम से निवृत्त हुआ और आधी तूफान की रफ्तार से लिंक रोड के शमशान घाट पर पहुंचा। तब हरीश पांडे की चिता चुनी जा रही थी। मैंने चैन की सांस ली। प्रभु ने मेरी लाज रखी थी कि मैं सोया ही नहीं रह गया था।
उस शख्स के अंतिम संस्कार में शामिल होने से वंचित नहीं रह गया था जिसकी मौत मेरी ही वजह से हुई थी। बाद में शमशान घाट के पीसीओ से ही मैंने यादव को फ़ोन किया। कोहली बोल रहा हूँ, मैं बोला, डेली अटेंडेंस दर्ज कराने के लिए। गुड, जिंदा हो? फ़िलहाल। आइंदा भी ऐसे ही खबर देते रहना अपनी सलामती की। खबर ना आई तो मैं समझूंगा कि तुम पहुंच गए पांडे वाली जहान में। तुम्हारी तरफ से क्या खबर है? कोई ख़ास खबर नहीं, अलबत्ता शहर में हेरोइन की सप्लाई बंद हो जाने की जो खुफिया रिपोर्ट मिली थी उसके नतीजे सामने आने लगे हैं। पहाड़गंज और जामा मस्जिद के इलाकों में एक शूटिंग की और एक चाकूजनी की वारदात हुई है। शूटिंग के शिकार की मौका वारदात पर ही मौत हो गई थी। दूसरा, चाकूजनी का शिकार अस्पताल में फ़िलहाल बयान देने के नाकाबिल है। दोनों की शिनाख्त नून डोप पुशर्स के तौर पर हो चुकी है। दोनों वारदातों अपनी कहानी अपने आप कह रही है कि दोनों ही अपने ऐसे नशेबाज ग्राहकों के कहर के शिकार हुए हैं जिन्हें कि वो नशे की सप्लाई देते न रह सके। आई सी, इनमें से जो आदमी पहाड़गंज में मरा है उसके बारे में एक ख़ास बात खबर लगी है। संतोख सिंह नाम का वो सिख डोप पुशर तो था, लेकिन पता चला है कि पिछले कुछ अरसे से वो पुड़िया बेचने का खुदरा धंधा छोड़ चुका था। यानी कि उसकी धंधे में तरक्की हो गई थी। हाँ, जैसे कि वो डीलर के अंडर डिस्ट्रीब्यूटर बन गया था। डिस्ट्रीब्यूटर जो कि डोप पुशर्स से ऊपर होता है, जिससे कि डोप पुशर्स को सप्लाई हासिल होती है, जैसे कि डोप पुशर्स के ग्राहकों को सप्लाई हासिल होती है। ऐसी बातों की नशेबाजों की खबर होती है क्योंकि बतौर ग्राहक उनकी पहुंच डोप पुशर से आगे नहीं होती। अगर संतोख सिंह का इस व्यापार में रुतबा बुलंद हो गया था तो ग्राहकों को इस बात की खबर होनी चाहिए थी। यानी कि ग्राहकों को मालूम होना चाहिए था कि अब इलाके में कोई दूसरा डोप पुशर ऑपरेट करने लगा था और अब संतोख सिंह से पुड़िया हासिल नहीं हो सकती थी। हैरानी है कि फिर भी किसी ने संतोख सिंह का खून किया। हैरानी है कि फिर भी किसी ने संतोख सिंह का खून किया। जब वो किसी को पुड़िया देने वाला नहीं था तो संतोख सिंह ही भला क्यों किसी ग्राहक के साथ कत्ल होने के लिए उस अंधेरी गली में गया जिसके एक अहाते में उसकी लाश पाई गई? क्यों गया? हैरानी है। तफ्तीश से आगे पता चला है कि उस अहाते में मरने वाला और मारने वाला सिर्फ 2 जने ही नहीं थे, वहाँ 2 से ज़्यादा जने थे। और अहाते की कच्ची ज़मीन के मुआयने से पता चला है कि वहाँ काफ़ी छीना झपटी और हाथापाई का माहौल बना था। ये बात यूँ भी साबित होती है कि खोपड़ी में गोली खाकर संतोख सिंह जहाँ गिरा था वहीं मरा था, लेकिन खून अहाते में और जगह में भी बिखरा पाया गया था। कुछ और पड़ोसियों का कहना है कि गोलियां वहाँ से एक अधिक चली थी। मुझे लगता है कि वहाँ संतोख सिंह के साथ कोई और भी था जिसे कि गोली लगी थी, और लेकिन वो संतोख सिंह की तरह वही दम नहीं तोड़ गया, यानी कि भाग निकलने में कामयाब हो गया था। हाँ, अगर वो गंभीर रूप से घायल हुआ था तो देर सबेर हमें उसकी खबर लग जाएगी, क्योंकि गंभीर रूप से गोली लगने से घायल शख्स को कोई अस्पताल ही संभाल सकता है। अगर मामूली घायल हुआ होगा तो इतने बड़े शहर में उसका पता लगाना नामुमकिन है। आई सी। बहरहाल ये तमाम बातें उस खाक में फिट नहीं बैठती जिसमें कि नशा हासिल करने के लिए मरा जा रहा है। खून तक कर देने पर आमादा कोई ड्रग एडिक्ट फिट बैठता है। यही कि नारकोटिक्स के ट्रेड के कंट्रोल के लिए गैंग वॉर की तरफ इशारा तो नहीं हो सकता है। संतोख सिंह अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन गया था तो किसी और की उसकी पुशर्स को अपने साए में लेने की कोशिश हो सकती थी। ये बातें तो किसी आइंदा गैंग वॉर की तरफ ही इशारा करती है। लेकिन इनका पांडे से क्या वास्ता? वो क्यों मारा गया? मिस्टेकन आइडेंटिटी उसकी मौत की वजह हो सकती है। वो ज़रूर किसी दूसरे के धोखे से मारा गया, या बदकिस्मती से किसी गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गया था। ओह, तुम्हारी जानकारी के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वाले उन लोकल दादाओं से बड़ी सख्ती से इस बाबत पूछताछ कर रहे हैं जिनकी बाबत मैंने तुम्हें कल बताया था। उनसे क्यों? क्योंकि वो सब गुरबख्श लाल के बिरादरी भाई थे
और ये बात पक्की है कि अपनी ज़िंदगी में गुरबख्श लाल का नारकोटिक्स ट्रेड पर पूरा पूरा कंट्रोल था। लेकिन तुम तो कहते थे कि उनमें से किसी का भी, ख़ास तौर पर ना छामनामी का, नारकोटिक्स ट्रेड पर काबिज़ होने का कोई इरादा नहीं था। मैं नहीं कहता, वो भी एनसीबी वाले ही कहते हैं। अब जो कुछ आगे वाक़या हो रहा है, उनकी रूह में बड़े मन्नतों से फिर से टटोला जा रहा है। आई सी। तुम अपनी बोलो अब, तुम क्या कर रहे हो? अभी तो भटक ही रहा हूँ। किसी मुकाम पर पहुँचो तो फ़ौरन खबर करना। फ़ौरन बोला मैं, 24 घंटे वाली कॉल के ही वक्त नहीं, समझ गए? हाँ। मैं जामा मस्जिद पहुँचा। उस रोज़ सलीम खान उर्फ नेताजी का दफ्तर मुझे खुला मिला। वो दफ्तर काफ़ी बड़ा था और किसी प्रॉपर्टी डीलर या किसी ट्रैवल एजेंट के ऑफिस जैसा फैंसी और सजावटी था। रिसेप्शन पर एक पठान सूटधारी नौजवान बैठा था। उसके पीछे दीवार पर बहुत रंगीन तस्वीर टंगी हुई थी, जिसमें कोई 50 साल उम्र का अच्छी शक्ल सूरत वाला क्लीन शेव्ड खद्दरधारी आदमी राजीव गांधी को हार पहना रहा था। फरमाइए, रिसेप्शनिस्ट नौजवान बोला। खान साहब से मिलना है। वो इस वक्त यहाँ नहीं है। कब होंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं सलीम खान साहब से बात कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ जनाब। ये पीछे राजीव भैया के साथ तस्वीर में वही है ना? हाँ, नौजवान गर्व से बोला। बहुत करीबी थे राजीव भैया के अपने सलीम भाई। मुझे उनसे बहुत ज़रूरी मिलना है। किस सिलसिले में? मैं एक डिटेक्टिव हूँ। प्राइवेट मैंने जानबूझकर ना कहा। एक ख़ास मुद्दे पर उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। एक सवाल, बड़ी अथवा या 3? वो सोचने लगा। मैं कल भी आया था, मैं व्यग्र भाव से बोला, लेकिन ऑफिस को ताला लगा मिला था। हो जाता है कभी कभी ऐसा, वो अनमने भाव से बोला। इसलिए मैं आज फिर ज़रा उधर तशरीफ़ रखी है। जो सोफ़ा वो मुझे दिखा रहा था वो रिसेप्शन डेस्क से काफ़ी परे था। उसने मेरे वहाँ पहुँचकर बैठ जाने तक प्रतीक्षा की और फिर टेलीफ़ोन पर एक नंबर डायल किया। संपर्क स्थापित होने पर उसने दबी ज़ुबान में कुछ खुसर-फुसर की और फिर मुझे करीब आने का इशारा किया। मैं उठकर रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचा तो उसने मुझे फ़ोन थमा दिया और बोला, बात करो, सलीम भाई लाइन पर है। हेलो। मैं सहमति से सिर हिलाता मैं माउथ पीस में बोला, तो आप डिटेक्टिव हैं? दूसरी ओर से बड़ी दबंग आवाज़ में पूछा गया। जी हाँ। नाम बोलिए। सुधीर कोहली। कहाँ से आए हैं? थाने से, सीआईडी या किसी और महकमे से? मैं वैसा डिटेक्टिव नहीं हूँ जनाब। तो? मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। ओह, शाहिद ने तो तुम्हें पुलिस का आदमी समझा था। उसकी समझ पर मेरा क्या ज़ोर है जनाब। तभी तो उसने हमें ऐसी जगह फ़ोन लगाया है जहाँ कि उसे नहीं लगाना चाहिए था। हम मोहसिना जी के यहाँ है। आई एम सॉरी। अब जो कहना है जल्दी कहो। वो क्या 2-3 सवाल है जो तुम हमसे पूछना चाहते हो? बल्कि पहले ये बताओ कि क्यों पूछना चाहते हो? मुझे एक लोकल अखबार ने लोकल ड्रग्स ट्रेड के इनसाइड इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए रिटेन किया है। इस लाइन पर काम करने पर मुझे मालूम हुआ कि आजकल शहर में ड्रग्स की अवेलेबिलिटी बहुत घट गई है, जिसकी वजह से ड्रग एडिक्ट्स में भारी खून खराबा शुरू होने का अंदाज़ा है। ऐसा अंदेशा आपके जामा मस्जिद के इलाके में सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। सुनने में आया है कि शहर की ड्रग्स की सप्लाई किसी जामा मस्जिद के ऑपरेट करने वाले ड्रग लॉर्ड के हाथ में पहुंच गई है। आप इस इलाके के रसूख वाले आदमी हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप अपनी जात बिरादरी में ऐसे किसी शख्स की तरफ इशारा कर सकते हैं? वो आदमी, वो ड्रग्स का सौदागर हमारी जात बिरादरी का है? ऐसा ही मालूम पड़ रहा है। गलत मालूम पड़ा है। ये हमारे लोगों को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश है। ऐसे मामलात में मुसलमानों को शामिल मानने की हम जमकर मुखालफत करेंगे। जनाब, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। नशा क्या हिंदू नहीं करता, सिख नहीं करता, ईसाई नहीं करता?
जहाँ जामा मस्जिद के इलाकों का जिक्र आया तुम लगे मुसलमानों को लपेटने। हमें मालूम है कि बीजेपी के इलाके के किस लीडर की शह पर हो रहा है। अगर इस बात को और हवा दी गई तो हम उसका खुलकर विरोध करेंगे, जगह जगह प्रदर्शन करेंगे। हम खुद अपने जात भाइयों का जुलूस पार्लियामेंट तक लेकर जाएंगे। और जनाब, आप खामखा बतंगड़ बना रहे हैं, खामखा इसे सियासी रंग दे रहे हैं। यकीन जानिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या आप अपने इलाके में ऐसे किसी नामचीन या ताकतवर शख्स की तरफ इशारा कर सकते हैं जो कि दिल्ली के ड्रग लॉर्ड का रुतबा अख्तियार करना चाहता हो या कर चुका हो? हम नहीं कर सकते। वो शख्स आपके इलाके का ना सही, भले ही कोई और हो, लेकिन क्या आप हम इस बाबत कुछ नहीं जानते। तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। हाँ, क्या आपसे रूबरू मुलाकात हो सकती है? कैसे हो सकती है? हम तो मोहसिना जी के यहाँ हैं, जाके हम शाम तक रहेंगे। हम तुम्हें यहाँ कैसे बुला सकते हैं? अभी या आज की बात नहीं कर रहा मैं तो। आइंदा 2-3 दिनों में कभी भी फ़ोन पर अपॉइंटमेंट फ़िक्स करके आ जाना। हम तुम्हें टाइम दे देंगे। लाइन कट गई। मैंने रिसीवर वापस नौजवान को थमा दिया और अपल उसकी तरफ देखता रहा। क्या है? वो रुखाई से बोला। लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। क्या बड़ी बात है? मैं सलीम भाई का खास हूँ। कभी उनके साथ देखा होगा? कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हारे सलीम भाई को ही पहले कभी नहीं देखा। तो फिर वहम हो रहा होगा। वहम तो नहीं, लेकिन लोग कहते हैं मेरी शक्ल टाइटैनिक हीरो से मिलती है, इसलिए मैंने टाइटैनिक नहीं देखी, उसका हीरो नहीं देखा। तो फिर मैं क्या बोलूँ? कभी इत्तेफाक से हम पहले कहीं मिले तो नहीं? नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? शाहरुख खान। मजाक मत करो यार। तभी टेलीफोन की घंटी फिर बजी। तत्काल उसने मेरी तरफ से पीठ फेर ली और फिर फ़ोन में उलझ गया। एक ही बात सोचता मैं वहाँ से रुखसत हुआ। कहाँ देखा था उस खूबसूरत छोकरे को मैंने?